Assalamualaikum warahmatullah. It's me Atiqur Rahman, lecturer in chemistry at GPGC Mansera. आज हम एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम स्टार्ट करेंगे फ़िज़िकल केमिस्ट्री है ये और इस बुक का नाम है एसेंशियल्स ऑफ फ़िज़िकल केमिस्ट्री। बड़ी ज़बरदस्त बुक है, बहुत इजी और आसान तरीके से लिखी हुई और बड़ी अट्रैक्टिव किस्म की। तो बेसिक्स समझने के लिए फ़िज़िकल केमिस्ट्री की ये बुक बड़ी शानदार है और बड़ी ज़बरदस्त है। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह इसको वर्ड बाय वर्ड क्या करेंगे जी, डिस्कस करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। और जिनके पास पीडीएफ में है तो वो पीडीएफ में साथ देख सकते हैं, वरना हार्ड फॉर्म में भी ये बुक अवेलेबल है। इस बुक के राइटर तीन हैं, एरन बाल, बीएस बाल और जीडी टोली। ठीक है, और बड़ी ज़बरदस्त बुक है, शानदार किस्म की बुक है। मेरे पास जो ये कॉपी है सॉफ्ट फॉर्म में, ये मल्टी कलर है और एक अच्छी अट्रैक्टिव ये कॉपी है, पीडीएफ में ये अवेलेबल है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो डिस्कस किए हुए हैं इन्होंने और किस तरतीब से गए हैं, तो देखिए ये इसके ब्रीफ कंटेंट्स हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के वाले से बातें की हैं, फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री पे गए हैं, इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग पे, थर्मोडायनामिक्स पे, फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर पे, इसी तरह और काफ़ी ज़्यादा आगे डाइल्यूट सॉल्यूशंस वगैरह की बातें, केमिकल इक्विलिब्रियम, फेज रूल्स, कोलाइड्स, एड्जॉर्प्शन वगैरह, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फोटोकेमिस्ट्री। तो ये सारे चैप्टर्स इसके अंदर क्या हैं, अवेलेबल है। ये 33 चैप्टर्स इसके अंदर क्या हैं जी, अवेलेबल हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका पहला चैप्टर जो है वो किस हवाले से है। तो पहला चैप्टर देखिए आपको नज़र आ रहा है सामने। पहला चैप्टर इसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम के हवाले से है। ठीक है, और देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इन्होंने क्या डिस्कस किया है पहले चैप्टर में। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ मेजरमेंट ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसी तरह चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की डिटर्मिनेशन, पॉजिटिव रेज या प्रोटॉन्स की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अल्फ़ा पार्टिकल्स, और इसके साथ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इसी तरह मोजलेस डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, मास नंबर, और क्वांटम थ्योरी और बोहर एटॉमिक मॉडल इन्होंने पहले चैप्टर में डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में ये गए हैं वेव मैकेनिकल मॉडल पे, वेव मैकेनिकल अप्रोच पे, जिसमें इन्होंने काफ़ी अच्छी डिस्कशन की हुई है। तो हम सबसे पहले आज स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला चैप्टर, जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के हवाले से। ठीक है, देखिए ये पहला चैप्टर है इसका, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और असल में ये क्लासिकल मैकेनिक्स के हवाले से। ठीक है, कि जो पहले इस पे काम हुआ एटम पे, तो वो किस तरह का था और कैसे कुछ मॉडल जो थे वो पेश किए गए एटम्स को समझने के लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, इस चैप्टर में हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कंटेंट्स लिखे हुए हैं, इसी तरह मेजरमेंट ऑफ ई बाय एम फॉर इलेक्ट्रॉन्स, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, डिफिनीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव रेज, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, रदरफोर्ड का मॉडल, एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला चैप्टर इसका कैसे स्टार्ट होता है। तो देखें, ये कह रहा है कि जॉन डाल्टन ने 1805 में ये कंसिडर किया था, ये तसव्वुर दिया था उसने, ऑल मैटर वाज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, कि तमाम मैटर जो है ये बने होते हैं छोटे पार्टिकल से, जिनको क्या कहा जाता है, एटम्स कहा जाता है। और ही विजुअलाइज्ड द एटम एज अ हार्ड सॉलिड इंडिविजुअल पार्टिकल इनकेपेबल ऑफ सब डिवीजन। कहते हैं कि उसने ये विजुलाइज किया था, ये उसने अपने जहन में रखा था, ये एक पिक्चर उसने पेश की थी कि एटम जो है ये एक हार्ड सॉलिड इंडिविजुअल पार्टिकल की तरह है। ठीक है, और जो क्या नहीं हो सकता, तकसीम नहीं हो सकता, इनकेपेबल ऑफ सब डिवीजन, जिसको मज़ीद आप क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। और इसी वजह से इसको क्या कहा गया था, एटम। और एटम का असल जो लफ्ज़ था वो आया भी इसी तरह था, कि एटोमोस से, एटोमोस, जिसका मतलब क्या था, इनडिविजिबल, दैट पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसको क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये नज़रिया सबसे पहले कहता है कि जॉन डाल्टन ने पेश किया था। ठीक है,
अब देखें आगे क्या कहता है। एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के अख्तिताम पर, देयर एक्यूमुलेटेड इनफ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस टू शो दैट द एटम इज मेड ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स। कहते हैं कि 19वीं सदी के आखिर तक काफ़ी ज़्यादा तजुर्बाती एविडेंसेस यानी शवाहिद ये इकट्ठे हो चुके थे, एक्यूमुलेटेड इकट्ठे हो गए थे, टू शो दैट ये दिखाने के लिए कि एटम जो है उसके अंदर और छोटे पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। अब ये जो छोटे पार्टिकल्स हैं जो एटम के अंदर है इनको कहा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या कहा जाता है जी? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, दीज वर कॉल्ड, these subatomic particles are called fundamental particles। इनको क्या भी कहा जाता है? फंडामेंटल पार्टिकल्स, या वो बुनियादी पार्टिकल्स, वो बुनियादी ज़र्रात जो किसी एटम के अंदर मौजूद होते हैं। द नंबर ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स नाउ नोन इज़ वेरी लार्ज। अब जो सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनको हम जानते हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 100 के आसपास है। ठीक है। फॉर अस, हमारे लिए, द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट आर दी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। और जो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डिस्कस किए जाते हैं, जिस पे पूरी केमिस्ट्री जो है वो बेस करती है, वो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। ये ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो किसके अंदर मौजूद हैं? एटम के अंदर मौजूद हैं। आगे कहते हैं हाउ दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स गो टू मेक द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम इज़ फैसिनेटिंग स्टोरी। कहते हैं कि ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इन्होंने एटम की अंदर की स्ट्रक्चर को कैसे बनाया, ये एक ज़बरदस्त दिलकश स्टोरी है, एक प्यारी कहानी है ये। ठीक है। द मेन लैंडमार्क्स इन द एवोल्यूशन ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर आर। अच्छा, जो एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये जो पूरी एवोल्यूशन चली, ये जो इर्तिका हुआ, ये जो स्टेप बाय स्टेप जो एवोल्यूशन हुई, उसके अंदर जो मेन लैंडमार्क्स थे, जो असल जो क्या थे, वाक़यात थे, जो मरहले थे, वो कौन से थे? वो ये इसने लिखा हुआ है कि 1896 में जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया और प्रोटॉन। 1909 में 1909 में रदरफोर्ड ने अपना न्यूक्लियर एटम का मॉडल दिया। 1913 में मोज़ले ने एटॉमिक नंबर को डिटरमिन किया, वो जो एक्स रेज का एक्सपेरिमेंट है। 1913 में ही बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया और 1921 में बोहर बेरी स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो थी वो सामने लाई गई। 1932 में चैडविक्स ने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बातें हुई, यानी 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। तो ये बड़े लैंडमार्क्स थे एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे इसने एक पिक्टोरियल व्यू दिया हुआ है, एक पिक्चर के ज़रिए इसने पूरा ये जो लैंडमार्क्स हैं उसको शो किया हुआ है। देखिए डाल्टन का मॉडल जो है इसने शो किया हुआ है, और डाल्टन का मॉडल ऐसे सॉलिड पार्टिकल की शक्ल में इसने शो किया हुआ है, जबकि थॉमसन का मॉडल देखें इसने शो किया हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस शो किए हुए हैं। रदरफोर्ड के मॉडल में देखें इसने दरमियान में क्या शो किया हुआ है, न्यूक्लियस शो किया हुआ है, और बाहर एक और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस जो है वो शो की हुई है। जबकि बोहर का एटॉमिक मॉडल कैसे शो किया हुआ है कि उसके अंदर न्यूक्लियस भी शो किया हुआ है ये, और उसके बाहर इलेक्ट्रॉनों की अरेंजमेंट और शेल्स की जो अरेंजमेंट है वो भी शो की हुई है। और उसके बाद जो एडवांस किस्म का जो स्ट्रक्चर जो सामने आया वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे 1926 में उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल से यहाँ पे इसने ये शो किया हुआ है। ठीक है। अब देखें सबसे पहला जो लैंडमार्क था, सबसे पहली जो डिस्कवरी थी इस हवाले से, वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था जिसमें इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया। कहते हैं कि द नॉलेज अबाउट द इलेक्ट्रॉन वाज डिराइव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। और ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? जे जे थॉमसन ने 1896 में। कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के बारे में जो नॉलेज था वो डिराइव हुआ, वो कब अखज़ हुआ? वो अखज़ हुआ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पैदा होती है उसके रिजल्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द डिस्चार्ज ट्यूब, उसकी बदौलत इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी सामने आई। और ये डिस्कवरी किसने की? जे जे थॉमसन ने। द डिस्चार्ज ट्यूब कंसिस्ट्स ऑफ अ ग्लास ट्यूब विद मेटल इलेक्ट्रोड्स फ्यूज्ड इन द वॉल्स। अब ये डिस्चार्ज ट्यूब जो होता है ये किस चीज़ का बना हुआ होता है, कैसे बना हुआ होता है?
तो कहता है कि डिस्चार्ज ट्यूब जो होता है इसके अंदर एक गिलास ट्यूब होती है जिसमें मेटल्स के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। और ये मेटल के इलेक्ट्रोड फ्यूज्ड होते हैं, यानी ये चिपके हुए होते हैं वाल्स के साथ, ठीक है। ये इसने ऐसे लिखा हुआ है, थ्रू अ गिलास साइड आर्म एयर कैन बी ड्रॉन विद अ पंप। कहते हैं कि गिलास के जो एक साइड है, ये जो गिलास का पूरा ट्यूब है, इसके एक साइड पे क्या किया जा सकता है, गिलास ट्यूब के अंदर, यहाँ पे देखें, इस गिलास ट्यूब के अंदर जितनी एयर है, एयर, इसको आप क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं सक्शन पंप के ज़रिए। किसके ज़रिए? एक वैक्यूम पंप के ज़रिए, जो क्या कर सकता है, वैक्यूम क्रिएट कर सकता है, अंदर जो एयर है उसको क्या करवा सकता है, बाहर निकाल सकता है। आगे कह रहे हैं द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट्स। अच्छा, फिर ये जो इलेक्ट्रोड हैं, ये देखें, ये इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोड आपको नज़र आ रहा है, जिसको लिखा हुआ है इसने कैथोड और एनोड। कैथोड पे देखें नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज। कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनको कनेक्ट किया गया किसके साथ, 10,000 वोल्ट हाई वोल्टेज के इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ। एंड द एयर पार्शली एवैक्यूएटेड, और इसके अंदर जितनी हवा थी उसको कुछ हद तक क्या किया गया, कम किया गया, पार्शली इसको क्या किया गया, एवैक्यूएट किया गया, ठीक है। अब कहते हैं कि द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पासिस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड द रेजिडुअल गैस इन द ट्यूब बिगेंस टू ग्लो। जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास हुई तो कुछ हवा जो थी, कुछ गैसेस जो थे वो तो हमने निकाल लिए थे, एवैक्यूएट कर दिए थे, लेकिन इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर अब भी कुछ हवा जो मौजूद थी, जो रेजिडुअल गैस, रेजिड्यू का मतलब जो बाकी रह गई थी गैस, वो जो मौजूद थी, जब इसके अंदर ये आपने इतना हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वो पास होना शुरू हुआ, तो जो गैस थी उसने ग्लो करना शुरू किया। आगे कहते हैं इफ वर्चुअली ऑल द गैस इज इवैक्यूएटेड, अगर आप ऐसे कर लें कि सारी की सारी गैस को यहाँ से क्या करवा दें, इवैक्यूएट करवा दें, निकाल दें इस ट्यूब से, द ग्लो इज रिप्लेस्ड बाय फेंटली लुमिनस रेज। तो फिर आपको इसके अंदर क्या नज़र नहीं आएगी, आपको ग्लो नज़र नहीं आएगी, बल्कि इस ग्लो की जगह पे आपको फेंटली लुमिनस रेज, कुछ ऐसी मध्यम बारीक किस्म की चमकदार रेडिएशंस पैदा हुई होती हुई आपको नज़र आएंगी। अब वो क्या करेंगी, विच प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस ऑन द गिलास, जो इस गिलास के ऊपर क्या करेंगी, फ्लोरिसेंस, चमक पैदा करेंगी, एक ग्लो किस्म की एक फ्लोरिसेंस क्या करेंगी, पैदा करेंगी। अच्छा, अब देखें यहाँ पे इसने शो किया हुआ है कि ये रेडिएशंस जो थी, ये कुछ रेज हैं, लुमिनस जो रेज हैं वो क्या हो रही हैं, यहाँ से पास हो रही हैं। जब सारी की सारी गैस को हमने क्या करवा दिया, यहाँ से एवैक्यूएट करवा दिया, और ये आके यहाँ पे इस गिलास के साथ क्या कर रही हैं, टकरा रही हैं, और क्या पैदा कर रही हैं, फ्लोरिसेंस पैदा कर रही हैं। कहते हैं कि द रेज विच प्रोड्यूस फ्रॉम द कैथोड, ऐसी रेडिएशंस, ऐसी रेज जो यहाँ इस कैथोड से पैदा हुई, एंड मूव अवे फ्रॉम इट, और जब इससे क्या हो, इससे दूर भागें, इससे मूव करें आगे की तरफ, एट राइट एंगल इन द स्ट्रेट लाइन, राइट एंगल पर। देखिए यहाँ पे ये कैथोड लगा हुआ है और रेडिएशंस ऐसा निकल रही हैं, तो यहाँ पे ये कितने का एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। तो ये राइट एंगल पे क्या कर रही हैं, आगे की तरफ ये रेडिएशंस मूव कर रही हैं, और किस में, स्ट्रेट लाइन में। तो इन रेडिएशंस को चूंकि ये निकली थी कैथोड से, तो दीज वर कॉल्ड एज कैथोड रेज, इनको क्या कहा गया, कैथोड रेज कहा गया। देखिए ये पूरी एक पिक्चर इसने यहाँ पे शो की हुई है, किसकी, इस कैथोड रेज की प्रोडक्शन की, ठीक है, कि ये कैसी ये कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको ये शो किया हुआ है, गिलास ट्यूब है और इसके साथ लगा हुआ है वैक्यूम पंप, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इस गिलास ट्यूब के अंदर से आप एयर को क्या करवा सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसको किसी भी हद तक आप एवैक्यूएट कर सकते हैं, इसे आप सारी की सारी हवा भी निकाल सकते हैं, और कुछ हद तक पार्शियल इसकी एवैक्यूएशन भी आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखें एक एनोड है और यहाँ पे कैथोड लिया हुआ है, एनोड को कनेक्ट किया हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो कैथोड होता ही वो है जो नेगेटिव के साथ अटैच्ड हो, और एनोड जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच हो। और यहाँ पे वोल्टेज जो बड़ी हाई है, कितनी वोल्टेज रखी गई, हमने कहा था 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट तक। तो यहाँ से हमने ये एक्सपेरिमेंट देखा, और इस बुक वाले ने
बड़े शॉर्ट अंदाज से इसको क्या किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। यही कुछ एक्सपेरिमेंट जो है वो एफएससी की क्लास में भी फर्स्ट ईयर की बुक में भी मौजूद है। अब ये जो कैथोड रेज पैदा होती हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो ये इसने क्या लिखी है यहाँ पे, प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है। कहते हैं ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये जो रेडिएशन ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में क्या करती हैं, मूव करती हैं। कहाँ से कहाँ तक, कैथोड से निकलती हैं और स्ट्रेट आगे की तरफ जाती हैं, ठीक है। एंड केस्ट शेडोज ऑफ द मेटालिक ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड इन देयर पाथ, और अगर आप इसके रास्ते में क्या रख लें, इसके रास्ते में अगर आप क्या रख लें जी, एक मेटालिक कोई प्लेट रख लें, कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो ये इसकी जो शेडो है वो आगे क्या करेंगे, कास्ट करेंगे। यानी ये रास्ते से गुजरने हैं, जैसे आप रोशनी किसी जगह से क्या कर रहे हैं, गुजार रहे हैं, आपने कोई बैटरी वगैरह या रोशनी लगाई हुई है और रास्ते में आप कोई चीज़ रख दें, तो उसकी जो शेडो है वो सामने नज़र आ रही होती है। तो इस तरह इसकी भी शेडो है, इसके रास्ते में अगर कोई मेटालिक चीज़ रखी जाए तो उसकी शेडो भी सामने नज़र आएगी। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखी हुई है, कैथोड रेज काज मैकेनिकल मोशन ऑफ स्मॉल पिन व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर आप इनके रास्ते में क्या करते हैं, एक छोटा सा व्हील रखते हैं, ठीक है, ये कैथोड रेज पास हो रही हैं और आप एक छोटा सा पिन व्हील क्या कर दें, यहाँ इनके रास्ते में प्लेस कर दें, तो जब ये इससे स्ट्राइक करेंगी तो ये इस पिन व्हील को क्या करना शुरू कर देंगी, घुमाना शुरू कर देंगी, इसके अंदर मोशन आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो रेडिएशन, ये जो कैथोड रेज जा रही हैं, इनके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और जब ये खास काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रही हैं तो ये जाके स्ट्राइक कर रही हैं स्पिन व्हील के ऊपर, तो ये इसको भी क्या कर रही हैं जी, रिवॉल्व करवा रही हैं, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये है, काइनेटिक एनर्जी देखें किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, हाफ एम वी स्क्वेयर। तो किसी चीज़ की काइनेटिक एनर्जी तब होती है जब उसके पास मास होता है, यानी उसका कोई मटेरियल नेचर हो, उसका नेचर किस किस्म का होता है, मटेरियल होता है, उसका कोई मास होता है। तो जब मास होगा तब उसकी एक वेलोसिटी है, वो पार्टिकल मूव कर रहा है, तो तब जाके उसकी काइनेटिक एनर्जी बनती है। और अगर आपने मास ही क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया, तो फिर ये ओवरऑल ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इसकी ज़ीरो हो जाती है। तो जब ये स्पिन व्हील को ये रेडिएशंस क्या कर रही हैं, घुमाने की सलाहियत रखती हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन रेडिएशंस के पास क्या भी मौजूद है, कोई ख़ास मटेरियल नेचर मौजूद है, इसका कोई ख़ास मास भी मौजूद है। तीसरी बात यह है कि दे प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस अ ग्लो व्हेन दे स्ट्राइक द ग्लास वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, ये जो हमने पढ़ा ऊपर वही बात लिखी हुई है। दे हीट अप अ मेटल फॉयल टू इनकेंडिसेंस विच दे इम्पिंज अपॉन, ठीक है। कहते हैं कि किसी भी मेटल फॉयल के ऊपर जब ये लगते हैं ना, तो ये उसके अंदर क्या करते हैं जी, उसको हीट करके उसके अंदर क्या पैदा करते हैं, इनकेंडिसेंस पैदा करते हैं, जब ये उसके ऊपर क्या होते हैं, टकराते हैं, ठीक है, जब उसके ऊपर क्या करते हैं, ये टकराते हैं। फिफ्थ है कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दे स्ट्राइक अ मेटालिक टारगेट, और जब इनको अगर आप स्ट्राइक करवा दें किसी मेटालिक टारगेट के ऊपर, कोई हैवी मेटल है उसका आपने एक प्लेट ले लिया या कोई भी उसका क्या ले लिया, आपने एक पीस ले लिया, और उसके ऊपर अगर आप कैथोड रेज को क्या करेंगे, गिराएंगे, तो ये वहाँ से क्या प्रोड्यूस करवा सकती हैं, एक्स रेज प्रोड्यूस करवा सकती हैं ये कैथोड रेडिएशंस, कैथोड रेज, ठीक है। सिक्स्थ इनकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड इन अ वे इंडिकेटिंग दैट दे आर द स्ट्रीम ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज। अगर आप कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से गुजारें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होती हैं, इस तरीके से, इन अ वे, इस तरीके से इंडिकेटिंग दैट, जिससे पता चलता है दे आर स्ट्रीम्स ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स, कि इनके अंदर क्या है जी, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। मसलन मैं एक यहाँ पे सेटअप बना लेता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक प्लेट ली हमने जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ इन प्लेटों के दरमियान क्या पैदा होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी। अगर आप इन कैथोड रेडिएशंस को इसके दरमियान से गुजारेंगे तो ये क्या करेंगे, ये डिफ्लेक्ट होंगे, जब ये इसके दरमियान से गुजरेंगे तो ये ऊपर की तरफ क्या होना शुरू हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तब ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये इनकी क्या थी, प्रॉपर्टीज थी। अच्छा,
आगे नेक्स्ट जो बात लिखी हुई है वो बात सीधा सीधा इसने बात की है किसके ऊपर फिर, चार्ज टू मास रेशियो के ऊपर। कहता है कि जब अगर आप इसके ऊपर दोनों फील्ड्स लगा दें, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों को क्या करवा दें, काउंटर बैलेंस कर दें। ठीक है, काउंटर बैलेंस का मतलब ये है कि आप स्ट्रीम को क्या करवा दें, स्ट्रेट लाइन में गुजारने के लिए आप इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को क्या करें, वेरी करें। तो क्या कर सकते हैं आप, थॉमसन वाज एबल टू वर्क आउट द रेशियो ऑफ द चार्ज एंड मास ऑफ द कैथोड पार्टिकल्स। थॉमसन ने किस तरह किया था, यही उसने किया था कि उसने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अप्लाई की और दोनों को काउंटर बैलेंस करके उसने क्या फाइंड किया, ये जो पार्टिकल्स, ये जो रेडिएशंस थी, इनके लिए उसने क्या निकाला, चार्ज भी निकाला और इनका मास रेशियो भी निकाला। मतलब ये है कि इसका क्या निकाला, E/m निकाला, चार्ज टू मास रेशियो निकाला, दोनों की रेशियो निकाली। इन SI यूनिट्स के अंदर कहता है द वैल्यू ऑफ EM ऑफ द कैथोड पार्टिकल्स इज -1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। और जो ये चार्ज टू मास रेशियो देखी गई तो ये कितनी थी, ये बराबर थी -1.76 इंटू 10⁸ इंटू 10⁸। इसने 18⁸ लिखा हुआ है लेकिन ये 10⁸ है। ठीक है, Thomson showed that the value of E/m of the cathode particles were same regardless of both the gas and metal of which cathode was made। अच्छा, थॉमसन ने कहते ये शो किया कि ये जो वैल्यू आई 1.676 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम, ये जो वैल्यू उसने शो की, जो उसने मालूम की कैथोड पार्टिकल्स की, कहता है कि इसके ऊपर कोई असर नहीं था किसका, गैस का। ठीक है, यानी नेचर ऑफ गैस पे ये डिपेंड नहीं करती। इसी तरह कैथोड आपने कौन सा लिया है, कौन से मेटल का लिया हुआ है, इस पे भी इसका कोई डिपेंड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि द पार्टिकल्स मेकिंग अप द कैथोड रेज वर ऑल आइडेंटिकल, कि आप जो भी कैथोड ले लें, जो भी आप मेटल ले लें उसका कैथोड बना दें, या जो इसके अंदर गैस है वो कोई भी गैस आप यूज़ कर लें, जो कैथोड रेज बनेंगी उनकी नेचर क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ दी वेरियस एटम्स, कि इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ये कैथोड रेज निकल रही हैं, हर एटम के लिए ये क्या है, ये ज़रूरी एक पार्ट है। ठीक है, यानी हर एटम के अंदर जो बना हुआ है, हर एटम जो बना हुआ है उसके अंदर लाजमी कुछ हिस्सा है किसका, कैथोड रेडिएशंस का। बाद में एक डच फिजिसिस्ट था जिसका नाम था H.A. लॉरेंट्स, उसने इन रेडिएशंस को नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स का। आगे कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ एक्स रेज और अल्ट्रावायलेट लाइट ऑन मेटल्स एंड फ्रॉम हीटेड फिलामेंट्स। कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये जो ये कैथोड रेज हैं, ये ऑब्टेन हो सकते हैं किस तरह, एक्स रेज के एक्शन से या अल्ट्रावायलेट लाइट से, जब आप उसको गिराते हैं किसके ऊपर, मेटल के ऊपर। और इसी तरह हीटेड जो फिलामेंट होता है उससे भी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एमिट होते हैं, उससे भी आप क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। These are also emitted as beta particles by radioactive substances। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बीटा एमिशन के ज़रिए, ये बीटा पार्टिकल्स की सूरत में भी क्या हो सकते हैं, ये निकल सकते हैं। Thus it is concluded that electrons are universal constituent of all atoms। कहते हैं कि इस तरह हम ये फैसला कर सकते हैं, ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये तमाम एटम्स का एक यूनिवर्सल कंस्टिट्यूएंट है। यूनिवर्सल का मतलब कोई भी एटम उठा के देख लो तो उस एटम के अंदर लाजमी ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ये था हमारा आज का ये फर्स्ट सेशन जिसमें हमने एसेंशियल ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए और क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ थी, और चार्ज टू मास रेशियो थॉमसन ने कैसे निकाला, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके हवाले से कुछ और बातें भी हमने डिस्कस की। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो किसने डिस्कवर किया और कैसे डिस्कवर किया। तो ये एक शॉर्ट सा व्यू तो हमने देख लिया जे थॉमसन ने। अब उसने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था तो वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे।